हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगी आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे। वेलकम है आपका इस टारगेट यूपीपीएससी पीसीएस एग्जाम साथ में आरओ एआरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपका डेली होता है और इस प्रैक्टिस सेट में हम 20 सवाल डिस्कस करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर मिल जाएगा। क्लास डेली होती है। मैं प्रीति मैम आपके साथ, चलिए स्टार्ट कर लेंगे। और हाँ, जो स्टूडेंट्स इस क्लास में आज पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाली सारी क्लासेस टाइम पर मिल जाए, ठीक है। और ये वह सवाल हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साथ साथ में आज ये क्लास आपकी कुछ होगी और कल आपकी क्लास और ज़्यादा अच्छी, उसके बाद और ज़्यादा अच्छी, उसके बाद मतलब इस क्लास में आपको कहें कि पहली सीढ़ी से लेकर के आपको अंतिम पायदान तक जाने के लिए, मतलब आसान सवालों से लेकर के अच्छे सवालों तक तो जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने इस सेशन को। चलिए बिल्कुल, सवाल नंबर 1, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विनियमित शहरी विकास के लिए एक शहरी उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि शहरी विकास के लिए अर्बन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसके लिए स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगर देखो बात करें यहाँ पे, ये ऑप्शन में है कि उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है ना। चलो दो जगह मध्य प्रदेश है, एक को कट कर देते हैं। तो अगर इसकी बात करी जाए, देखो यहाँ पर तो इसके लिए जो निर्णय लिया गया है, इसके लिए निर्णय लिया है, ये देखो इसके लिए करा है ऐसा हरियाणा ने। इस सवाल के अकॉर्डिंग जब ये सवाल पूछा गया था उस टाइम पे करा है हरियाणा ने। अगर यहाँ पर मैं बात करूं आपसे तो उत्तर प्रदेश ने भी ऐसा करा है ना। तो अगर बात करें तो इसका आंसर देखो, अब यहाँ पर तो खैर हरियाणा है इसमें, लेकिन मैं इसका आंसर यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश बताऊंगी क्योंकि जहां पे ये सवाल पूछा गया था वहां पर उस टाइम था हरियाणा। अब ऐसा कर चुका है आपका यूपी ने भी ऐसा करा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि नियंत्रित और जो शहरी विकास अर्बन एरियाज की बात करूं तो इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करा है यूपी गवर्नमेंट ने भी, है ना। चलिए देखो, ये वैश्वीकरण जो है भारत का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन सभी पर अहम असर डालने के लिए इसको जो हमने बनाया है। तो इसका आंसर होगा, देखो यहाँ पे तो हरियाणा है ना, वैसे हमारा यूपी भी है। चलो अगला सवाल है, यही कंफ्यूजन वाला सवाल था, बाकी नहीं है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि नियंत्रण रेखा एलओसी निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित करी गई थी। यहां पे बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात मैं करूं तो देखो, लाइन ऑफ कंट्रोल की पहली बात तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपकी 3 जुलाई को। कब? 3 जुलाई 1972, 1972 को, क्योंकि आपको पता होगा उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, है ना। बिल्कुल, पहली बात तो आपको पता होगा कि 1971, 1971 में जो है भारत और पाक, यानी कि इंडिया और अगर बात करें पाक, इनका युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद में 27 फरवरी को, ठीक है, 1972 को शिमला समझौता हुआ। एक डेट आपको याद रखनी है, याद नहीं मतलब थोड़ी सी, 27 फरवरी 1972, 1972 को यहाँ पे होता है शिमला समझौता, ठीक है। अब जब शिमला समझौता होता है तो इस शिमला समझौता में क्या हुआ था कि इसमें जो है यहाँ पे दोनों देशों के बीच एक विराम, यानी कि कहूँ कि युद्ध विराम रेखा खींची गई थी, है ना, जिसको बोला था लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये साथ साथ में जो युद्ध था यहाँ पे अगर बात करें तो भारत और जो पाकिस्तान है इनके बीच में ये रेखा कहाँ, ये जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, जो जम्मू कश्मीर है इस वाले एरिया में लाइन जो है खींची गई थी, मतलब एक काल्पनिक रेखा तो ये बनाई गई थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा था, इसने को विभाजित करा था जिसमें। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, आप कहोगे कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1972, ऑप्शन ए। बाकी सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है यहाँ पर कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। वो अगर बात करें यहाँ पे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि एनडीएमए की बात करूं तो जो एनडीएमए है ये कब फॉर्म किया गया था, इसको कब बनाया था। 27 सितंबर 2006, 15 अक्टूबर 2007, 1 जनवरी 2008 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए अगर बात करूं कि यहाँ पे एनडीएमए का गठन करा गया था 2005 में, ठीक है। अब इसमें 2005 तो है नहीं, है ना, कहोगे कि मैम इसमें तो 2005 नहीं है। देखो अगर बात करी जाए यहाँ पे कि ये जो है, ये जो गठन किया गया था, इसका जो गठन किया गया था, ये एक एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत 2005 के एक्ट के तहत 27 सितंबर 2006 को इसका गठन किया जाता है। कई बार एक्ट भी पूछ लेगा, तो एक्ट है 2005 का एक्ट है। इस अधिनियम के तहत
27 सितंबर 2006 को इसका गठन किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, अगर कभी पूछ ले कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आता है, 2005 में, है ना। तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ये, और ये कब गठित किया गया था, तो आप कहोगे देखो अधिनियम 2005 का है, 27 सितंबर 2006 को किया गया। और प्रधानमंत्री जो थे इसके जो है अध्यक्ष रहे थे पहले। ठीक है, और इसमें साथ में आप देखोगे अन्य 9 सदस्य भी, यानी कि 1+9, यानी कि 10 सदस्य इसमें हमारे होंगे जो एनडीए में है। अगला सवाल है हमारे यहाँ पे सवाल नंबर 4। अगला सवाल नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान रहा है। अगर बात करें देखो यहाँ पे, जिसमें एक तो है संत और गोस्वामी दास, इन दोनों का जन्म कहाँ पे रहा है भाई। चलिए अगर बात करूं, देखो सबसे पहली बात करी जाए यहाँ पे तुलसीदास की, तो इनका जन्म आगरा, मेरठ, चित्रकूट या वाराणसी। अगर बात करी जाए तो देखो इनका जो हमारे तुलसीदास हैं, ठीक है, अगर इनके जन्म की बात करूं तो जो इनका जन्म होता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म होता है 30 जुलाई को। कब होता है, 30 जुलाई को इनका होता है जन्म। 30 जुलाई 1623 की बात करें, इस टाइम पे इनका जन्म होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करें देखो इनके बारे में, तो इनका जो है 1600 क्या बोलते हैं, एक सेकंड, तुलसीदास की अगर मैं बात करूं तो तुलसी, ये आपका थोड़ा सा, एक सेकंड रुकना, हाँ चलिए देखो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे तुलसीदास जी की बात करें, तो तुलसीदास का जो जन्म है अगर बात करें तो यहाँ पे 1623 में तुलसीदास का जन्म होता है। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इनकी क्या बोलते हैं, कई बार इनके बारे में ना कुछ और भी किंवदंतियां मिलती हैं, आप ये मत लिखिएगा। ठीक है, बस सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। इनका जन्म हुआ है आपका चित्रकूट में। कहाँ पर हुआ है, इनका जन्म हुआ है चित्रकूट, और कहाँ पर हुआ है अगर बात करें, चित्रकूट बांदा में। ठीक है, अब देखो अगर बात करूं मैं, जो यहाँ पे 1623 कह रही हूँ, इनकी मृत्यु की बात है ये, है ना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 30 जुलाई की बात करूं तो जो 30 जुलाई है 1623 है, इसमें इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, ये है इनका मृत्यु। और अगर इनके जन्म की बात करूं, याद आया मुझे, 11 अगस्त की बात करें तो 11 अगस्त 1511 में भाई इनका जन्म होता है। ठीक है, चलिए, और उस टाइम पे ना आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत थी, जो 16 दिल्ली सल्तनत थी, उस टाइम पे इनका जो है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश यानी कि जो चित्रकूट है, यहाँ पर जो है ये स्थान पड़ता है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इनका जो तुलसीदास का जन्म था, आप कहेंगे कि इनका जन्म होता है 1511 के लगभग, यहाँ पे राजापुर गांव में होता है, जो बांदा जिले में पड़ता है ना। चलिए आंसर होगा सी। आगे बात कर लेते हैं, तो आप कहोगे कि देखो राजा गांव है नहीं, संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थल है, और 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की इन्होंने रचना भी करी थी। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि रामचरितमानस निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। अब रामचरितमानस किसने लिखी है, ये तो लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने, है ना, इनको तो इसको लिखा है तुलसीदास के द्वारा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि भाई किस भाषा में लिखी गई है ये, तो आप कहोगे ये लिखी गई है अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है, ये लिखी गई है आपकी अवधी भाषा में, और लिपि देवनागरी लिपि हो जाएगी, है ना। अगर बात करें तो ये जो है कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आपकी 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात करें तो 16वीं शताब्दी में ये लिखी जाती है ना। और ये तुलसीदास ने लिखी थी 1511 से लेकर के 1623 के बीच इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है अवधी भाषा में, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने बताया है इंडियो आर्यन भाषा देखी जाती है, अगर कई बार अवधी नहीं आएगी तो इंडियो आर्यन आएगी, तो आपको ना इंडो आर्यन भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है आपका कि शीतकालीन वन्य अग्नि एक ऐसी घटना है जो आमतौर पर उत्तराखंड में कब शुरू होती है। मतलब सर्दियों का एक ऐसा टाइम है, शीतकाल में एक ऐसा टाइम आता है कि जो उत्तराखंड में आग लगती है, वन्य अग्नि होती है, वन में लगने वाली अग्नि, जिसको दावानल कह सकते हैं, है ना। तो ये जो है उत्तराखंड में कब लगती है, 10 दिसंबर से शुरू होती है। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से, 25 दिसंबर से, या फिर 1 जनवरी से। देखो अब बहुत सारे अगर बात करूं कि यहाँ पे जो है मतलब जो उत्तराखंड का एरिया है वहाँ पे आग लगने के बहुत अलग अलग रीज़न है, लेकिन अगर बात करें तो ये जो है 1 नवंबर से जो है आपको शीतकालीन अग्नि जो है आपको दिखाई देगी। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी। तो उत्तराखंड में सर्दियों में जो अग्नि लगती है, बाग यानी कि जो वनों में आग लगती है, उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं, और ये घटना आमतौर पर 1 नवंबर से शुरू होती है।
और इनमें जो है उत्तरकाशी है, नैनीताल है, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट इस कैटेगरी में शामिल है जहाँ पे वन अग्नि दिखाई देती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि भारत में प्रोजेक्ट चीता आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया है। बात हो रही है भारत में प्रोजेक्ट चीता, यानी कि अगर बात करें यहाँ पे कि वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट चीता है नहीं। अब देखो ऑफिशियली स्टार्ट कब करा गया है इंडिया में, चीतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, है ना। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता चलाया गया है। अगर इसकी बात करूँ तो ये कब चलाया गया है, ये चलाया है 2022 में। भारत में कब शुरू हुआ है, ये हुआ है 22 में। कब, 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता आधिकारिक तौर पर भारत में शुरू होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अच्छा एक बात तो यहाँ से आपको पता होगा, मध्य प्रदेश की बात करूँ तो एमपी में नामीबिया की बात करूँ तो नामीबिया से कितने चीते लाए थे। नामीबिया से कुछ हम चीते लेकर के आए थे, बिल्कुल लेकर के आए थे। अब नामीबिया से कितने चीते लाए थे, 8 चीते लाए थे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 8 चीते लेकर के आए थे और ये पहला जत्था था। ठीक है, पहली बार आए थे मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क होगा, तो मध्य प्रदेश का था, आप कहोगे ये हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क है, जहाँ पर लेकर के आए थे। ठीक है, यहाँ पर ला करके रखे थे इनको। चलिए, तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा उत्थान आया था 18 फरवरी 2023 को। अच्छा, ये तो पहला था, 8 चीते तो हम पहली बार लेकर आए थे। कब लेकर के आए थे पहले, तो 17 सितंबर 2022 को लेकर के आए थे। अच्छा, ये तो पहला। अच्छा एक बात बताओ, फिर दूसरी बार जो लेकर आए थे, दूसरी बार कितने लेकर के आए थे, आप कहोगे दूसरी बार जो लेकर के आए थे वो लेकर आए थे 18 फरवरी को। कब, ये एक सवाल पूछा था, कब लेकर आए, 18 फरवरी 2023 को लेकर के आते हैं। और कितने लेकर के आते हैं, आप कहोगे 12 चीते लेकर के आते हैं। कितने, 12 चीते लेकर के आते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे। अच्छा, ये योजना की बात करें तो ये शुरू कब करी थी, 1952 के एक्ट के तहत, 1952 का जो एक्ट आया था, है ना। तो ये जो है हम 1952 के जो एक्ट है इसके तहत इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पहली खेप में 8 चीते, दूसरी खेप में 12 चीते लेकर के आए थे, ये ध्यान रखना है। आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप वही सारी चीज़ें हैं। 1952 का जो है यहाँ पे विलुप्त घोषित जो किए गए थे उसके तहत यहाँ पे संख्या बहाल करने के लिए इसको शुरू किया गया। अगला सवाल नंबर 8। चलिए, सवाल नंबर 8 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राहत वाणी केंद्र जो है खोला गया है। अगर बात करी जाए राहत वाणी केंद्र, ये तमिलनाडु है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। अच्छा एक बात बताओ, राहत वाणी केंद्र की अगर मैं बात करूं तो राहत वाणी केंद्र कहाँ पर खोला गया, आप कहोगे खोला गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे खोला गया है, उत्तर प्रदेश में खोला गया है आपका राहत वाणी केंद्र। ठीक है, चलिए देखो, अगर बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राहत वाणी केंद्र खोला गया है और इस केंद्र का उद्देश्य क्या हो जाएगा, कई बार पूछेगा कि भाई ये खोला क्यों गया है, इसका उद्देश्य क्या है। आपदा की जो पूर्व चेतावनी है, कोई भी आपदा आ रही है, इस आपदा की पहले ही चेतावनी देना। ठीक है, इस आपदा की पहले ही चेतावनी देना या पूर्व चेतावनी देना ताकि जन हानि जो है, माल की हानि कम हो। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला गया है, कहाँ खोला गया है आपसे पूछेगा, तो ये खोला गया है यूपी में भी, लखनऊ में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ये खोला गया है, लखनऊ में स्थापित किया गया है। उद्देश्य वही है कि मेन उद्देश्य है कि पहले सटीक जानकारी दे दी जाए ताकि लोग जो है आपदा से बचने के लिए अपना पर्याप्त समय ले चुके, है ना। अच्छा, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खोला गया है। ठीक है, चलिए अब कैसे होगा, प्रसारण कैसे होगा, SMS दे करके मोबाइल पे, है ना, अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से। और ये होगा आपका राहत केंद्र वाणी जो है ये यूपी में हो जाएगा। ये बाकी सही सारी की सारी वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, अफ्रीका चीता IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या हो जाएगी। गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, या फिर यहाँ पे सुवेद हैं, विलुप्त हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। देखो अगर बात करें तो ये कैसे हैं, ये हैं सुवेद। अगर कहें कि भाई ये कैसे हैं, ये हैं आपके सुवेद। अगर बात करें कि संकटग्रस्त की बात करूँ तो देखो जो IUCN रेड लिस्ट है यहाँ पे अफ्रीका चीतों की बात करें तो ये संकटग्रस्त हैं, एक तरीके से देखा जाए। गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है, सिर्फ ये संकटग्रस्त हैं, यानी कि इनको कह सकते हैं कि आप कहोगे विलुप्त होने के उच्च जोखिम में हैं। ये मैं कहूँ विलुप्त भी नहीं है, लेकिन ये जो विलुप्त होने के ऊपर हैं ये। ठीक है, इससे ऊपर हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सुवेद। ठीक है, चलिए
IUCN की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ हो जाएगा, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती हैं लाल सूची में, एक वैश्विक सूची होती है जो विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति की आकलन करती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ संकटग्रस्त की, है ना, तो देखो अगर यहाँ पे सुवेद या विलुप्त की बात करें संकटग्रस्त की, तो ऐसी श्रेणियां, या मैं कहूँ कि ऐसी मतलब एक ऐसी श्रेणियां इसमें शामिल होती हैं, ऐसी प्रजातियां शामिल होती हैं जो विलुप्त होने के खतरे में होती हैं, ठीक है, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है, ठीक है। अब चीतों की बात करें तो चीते असुरक्षित हैं। अगर बात करें तो ये कैसे हैं, सुवेद हैं, यानी कि कुछ असुरक्षित हैं और ये विलुप्त होने की उच्च जोखिम में है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा, कहेंगे आप कि इनकी जनसंख्या में गिरावट के साथ साथ संकटग्रस्त भी देखी जा रही है और इसीलिए इनको हमने सुवेद में रखा है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। चलिए, सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के स्थानांतरित किए गए कई चीतों का पर्याप्त या पर्यावास है। यहाँ पे कह रहा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल बन्नेरघट्टा है ना, यह काजीरंगा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि आपको मैंने बताया था कि भाई हम 2022 की बात करें, हम 8 चीते लेकर के आए थे, 8 चीते 2022 में लेकर के आए थे, है ना। और कहाँ से लेकर के आए थे, नामीबिया से लेकर आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से लेकर के आए थे तो कहाँ लेकर के आए थे भाई, हम लेकर के आए थे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर लेकर आए थे, तो आप कहोगे ये लेकर के आए थे हम मध्य प्रदेश में, प्रोजेक्ट चीता के तहत दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से 8 चीते आए थे कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। तो अब लेकर के कब आए थे, डेट मैंने आपको बताई थी, ये लेकर के आए थे 17 सितंबर को। कब लेकर आए, 17 सितंबर 2022 को, ठीक है, याद रखेंगे आप। देखो 5 तो इसमें मादा चीते थे। अगर आपसे पूछे ना तो कई बार ये सवाल पूछता है, 5 तो थे मादा चीते, ठीक है। और अब देखो 3 कैसे थे, 3 थे नर चीते, ठीक है। तो 3 थे नर और 5 थे मादा। चलिए, खैर वही सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि ये स्थापना 1981 में की गई थी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, और ये नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए गए थे चीते, ठीक है। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है हमारे यहाँ पे कि भाई हरियाणा सरकार की राज्य विशिष्ट योजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से कम करना है। किसको कम करना है, शहरी प्रदूषण को, औद्योगिक उत्सर्जन को, पराली जलाने को, वनों की कटाई के लिए। अगर बात करें, देखो यहाँ पे तो बात करी जा रही है कि हरियाणा राज्य सरकार की विशिष्ट योजना का लक्ष्य। अच्छा, विशिष्ट योजना का लक्ष्य है यहाँ पे पराली जलाने को कम करना। आपको पता होगा कि हरियाणा का जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो दिल्ली NCR से लग रहा है ना, नेशनल कैपिटल रीजन से लग रहा है। तो अब दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ाने का एक रीज़न ये भी है कि हरियाणा की जो सरकारें हैं, हरियाणा के जो लोग हैं वो पराली जलाते हैं, जिससे धुआं होता है। और एक तो वो नवंबर दिसंबर का टाइम होता है जिससे बहुत ज़्यादा फोग रहता है, एक तो कोहरा है, ऊपर से फिर धुआं भी हो जाता है, तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए यहाँ पे पराली को कम जलाया जाए, इसके लिए हरियाणा सरकार की राज्य विशिष्ट योजना हो जाएगी, है ना। देखो कि हरियाणा में फसल के मौसम के दौरान पराली जलाने की समस्या से निपटना, और आप कहेंगे कि आयु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य ने विशिष्ट योजना शुरू करी है, ये करी है हरियाणा सरकार ने। अगला सवाल नंबर 12। राज्य विशिष्ट योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन में मदद के लिए किस उपकरण का सब्सिडी दी गई है। मतलब जो वो पराली जला रहे हैं उस पराली को ना जलाया जाए, बल्कि उनको विघटित कर दिया जाए, है ना, उसको डिकम्पोस्ट किया जाए। अब इसके लिए पानी का फव्वारा लगाएंगे वो, या फिर यहाँ पे हैप्पी सीडर चलाएंगे, मृदा जोतने वाला, या फिर यहाँ पे सिंचाई पंप। तो भाई इसके लिए क्या सिंचाई कोई सब्सिडी दी गई है। देखो इसमें जो है फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के लिए जो है 50% की दर से वो वित्तीय सहायता भी दे रहे हैं, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। आप कहोगे इसमें क्या है, हैप्पी सीडर लगाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो हैप्पी सीडर है, हैप्पी सीडर क्या है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि भाई यहाँ पे अगर बात करी जाए कि जो हैप्पी सीडर है, अगर इसकी बात करूँ तो हैप्पी सीडर क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे आप मुझे हैप्पी सीडर के बारे में। हैप्पी सीडर जो होता है एक उपकरण होता है। हैप्पी सीडर आपने जो बच्चे गांव से होंगे उन्होंने रूटरवेटर देखा होगा, है ना, रूटरवेटर देखा होगा। उसमें क्या होता है कि एक प्रकार से मैं कहूँ कि ये बहुत सारे हल एक साथ लगे होते हैं
जो बच्चे गांव के होंगे पता होगा कि जो रूटरवेटर होता है, रूटरवेटर ही एक तरीके से हैप्पी सीडर के तरीके से होता है, जिसमें होता क्या है, हैप्पी सीडर में देखो ये होता है कि इसमें जो मतलब जो अवशेष बचे होते हैं वो अवशेष जो है मतलब बहुत बारीकी से काट देता है ये, है नहीं। तो सरकार जो है पर्यावरण अनुकूल पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट योजना के तहत हैप्पी सीडर्स जो है अन्य उपकरणों को सब्सिडी देगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 30। हरियाणा में ग्रैंड आचार्य कुलम का उद्देश्य क्या है? वैदिक और संस्कृत शिक्षा का है, आधुनिक कृषि तकनीकी हो जाएगा, यहाँ पे उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान है, या राज्य प्रशासन प्रशिक्षण हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि ये जो है, अगर मैं बात करूं हरियाणा में जो है ग्रैंड आचार्य कुलम का जो उद्देश्य है, आचार्य कुलम का जो उद्देश्य हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आधुनिक कृषि तकनीकी हो जाएगा। इसका आंसर होगा कि आधुनिक जो कृषि तकनीकी है यहाँ पर हो जाएगा। मतलब आचार्य कुलम एक वैदिक शिक्षकों या संस्कृत पारंपरिक भारतीय मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा भी देगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ प्रारंभिक वैदिक काल में या काल से मेल खाता है? यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। चलो ऊपर नीचे बोल दिया मैंने। अगर मैं बात करूं सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा देखा जाएगा, सारे वेदों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा होगा? आप कहोगे अगर प्रारंभिक ग्रंथ की बात करें तो सबसे पहले जो होगा हमारा, सबसे पहले होगा ऋग्वेद। सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना ग्रंथ देखा जाएगा हमारा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हो जाएगा और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी। इसमें मंत्र, स्तुति, धार्मिक अनुष्ठानों का संग्रह किया गया है। इसके बाद में ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद की बात करें तो आप कहोगे ऋग्वेद लगभग ये 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1500 बीसी की बात करें, बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1000 बिफोर क्राइस्ट तक जो है यहाँ तक लगभग रहा होगा। साहित्य स्रोत वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हमें ऋग्वेद में मिलती हैं। ऋग्वेद के बाद में कौन सा आता है? आप कहोगे इसके बाद में आता है आपका यजुर्वेद, है ना, यजुर्वेद। और इसके यजुर्वेद की बात करूँ तो यजुर्वेद में इसके बाद में आपका आता है यहाँ पे सामवेद और अथर्ववेद। अगर मैं कहूँ आपसे, आप मुझे बताओ सबसे नवीनतम अगर ग्रंथ की बात करूँ वेद की तो कौन सा वेद हो जाएगा? यहाँ पे चारों में सबसे अगर बात करें नवीनतम की तो अगर सबसे नया जो होगा आप कहोगे सबसे नया हो जाएगा अथर्ववेद। ये जो है सबसे बाद में, और इसमें कर्मकांडों जो है कर्मकांड इनका जिक्र किया गया है, सबसे नवीनतम माना जाता है ऋग्वेद। और इसके बाद में यजुर्वेद, सामवेद, है ना। इसके बाद में अगर बात करें तो अथर्ववेद सबसे नया हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 वेदों में सबसे अलग हो जाएगा ये। अगर मैं अथर्ववेद की बात करूं तो ये लगभग माना जाता है 1200 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 900 BCE की बात करें, है ना, BCE, ये 900 BCE हो जाएगा ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अगला सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है कि बिहार बिजनेस जो कनेक्ट 2024 शिखर सम्मेलन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना है, सांस्कृतिक विरासत का उजागर करना है, निवेश आकर्षित करना है, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना है। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 शिखर सम्मेलन का मुख्य मेन उद्देश्य, मेन पर्पज क्या होगा? अच्छा, आपने देखा नहीं कि बिहार बिजनेस कनेक्ट की बात करें तो बिहार बिजनेस कनेक्ट, है ना, बिहार बिजनेस कनेक्ट निवेश की अगर बात करी जाए तो ये 2024 में आया था ना। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है 1.80 लाख रुपए का जो है निवेश प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इसका काम क्या है? इसका काम सिंपल सा है कि भाई ये जो है निवेश आकर्षित करेगा। ये क्या करेगा कि ये जो है टू अट्रैक्टिव यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको अट्रैक्टिव करने वाला है। पटना में जो है 2 दिन की बैठक हुई थी, आपको पता होगा, और इसमें 423 निवेश जो प्रतिबद्ध हस्ताक्षर भी किए गए थे और 2023 का संस्करण रहा था इसमें। तो अगर बात करी जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप कहोगे कि ये जो है यहाँ पे ये शिखर सम्मेलन बिहार की आर्थिक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजन किया गया था, जिसमें निवेश को आकर्षित करना और विनिर्माण, बुनियादी और ढांचे सांस्कृतिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने में ध्यान केंद्रित करने वाला है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16। ये क्या कहता है? छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण को दोगुना करने के हालिया फैसले से कोटा कितना बढ़ गया है?
बड़ा अच्छा सवाल है। आप मुझे बताओ, स्टार लगाओ और इसका आंसर क्या होना है। 40% बढ़ा है, 50%, 60, 55, कितना परसेंट बढ़ा है? देखो, छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय निकाय हैं उन ओबीसी आरक्षण को दोगुना कर दिया और यहाँ पे एक फैसला आया है कि भैया कोटा हमने इतना बढ़ा दिया है। कितना कोटा बढ़ाया है? अगर यहाँ पे बात करें तो आप कहोगे ये बढ़ा है 50%। कितना बढ़ा है? ये कोटा बढ़ा है आपका 50%। देखो, ये जो निर्णय है राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग जो है उसने सिफारिश की और उसकी सिफारिश पर ओबीसी आरक्षण की जो है जनसंख्या के अनुसार समायोजित किया गया। और यहाँ पे जो है आरक्षण की बात करिए और बोला कि भैया 50% जो है यहाँ पे बढ़ा देंगे। और ये द हिंदू की न्यूज़ है अगर मैं आपको बताऊँ तो। ठीक है, आंसर क्या होगा? और ये अक्टूबर 2024 की न्यूज़ थी। आप कहोगे आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण 25% से यहाँ पे 50% कर दिया है लगभग। देखो, पहले 25% था, 25% और जोड़ा है तो भैया इन्होंने कर दिया 50% आरक्षण यहाँ पे। ठीक है, ये इतना कोटा है मतलब संरक्षित। चलो, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? पंचायत, शहरी निकाय, विश्वविद्यालय या शहरी नौकरियों की बात करें। अगर बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D, तो ये किससे? देखो, ये अनुच्छेद जो पंचायतों में अनुसूचित जातियां होती हैं ना, अगर बात करें यहाँ पे पंचायतों में जो अनुसूचित जातियां हैं इनके आरक्षित स्थान से संबंधित हो जाएगा, है ना। महिलाओं की सीटों के लिए आरक्षण प्रावधान करता है। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? पंचायत। और पंचायतों में आप कहोगे कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अगर बात करें कि जो अनुसूचित जातियां हो जाएंगी, अगर इनकी बात करें, अनुसूचित जनजातियों की बात नहीं कर रही हूँ, जातियों की, अनुसूचित जातियों की, तो इनमें जो है यहाँ पे अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे आरक्षण रखेगा। ठीक है, तो इनमें आप देखोगे पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध सुनिश्चित होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है कि संविधान का 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 16 का 4 का ए संशोधित कर निम्नलिखित में से प्रावधान किया गया था। निजी कंपनियों में कोटा, केवल शिक्षा में आरक्षण, SC/ST पदोन्नति के लिए परिणाम जो परिमाणी वरिष्ठता है, या फिर ओबीसी के लिए आरक्षण में वृद्धि। अगर बात करी जाए आर्टिकल 16 का भी क्लोज 4A है ना। इसकी पहली बात तो ये 85वां संविधान संशोधन है, कब हुआ है? 2001 में हुआ है। और आर्टिकल आप बात करें 16 का 4 क्लोज 4 का 8, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पदोन्नति होती है ना, इनकी पदोन्नति और आरक्षण के मामले में जो है यहाँ पे परिवाणी वरिष्ठता की बात करें तो ये जो है यहाँ पर आप कहोगे इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर होगा, इस मामले में जो है इस बात करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप कहोगे ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, तो वही सारी चीज़ें हैं। अगला सवाल नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका यहाँ पे कि बिहार का बिजनेस कनेक्ट 2024 किस प्राथमिक क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित था? रियल एस्टेट पर, खुदरा व्यापार पर, गोदाम पर, नवीनीकरणीय ऊर्जा पर। ये तो बहुत ही सिंपल है, अभी तो बताया था बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। अगर इसकी बात करी जाए तो आप कहोगे ये तो जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है इसको बढ़ावा देगा, है ना। तो ये किस पे होगा? नवीनीकरणीय ऊर्जा पे, खाद्य प्रसंस्करण, सामान्य विनिर्माण पर, ये सब पर। तो अगर बात करें नवीनीकरणीय ऊर्जा तो आप कहोगे लगभग यहाँ पे 5,500 करोड़ रुपए का जो निवेश करने की घोषणा करी गई, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स जो हैं इन्हें भी बात करें तो पंप, हाइड्रो जो और संयंत्र जो हैं ये लगाए जाएंगे, है ना। तो आप कहोगे इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए, वही सारी चीज़ें हैं। आगे अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल। आज का सवाल है आपका कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान करेगी? छत्तीसगढ़ ने एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू करी है जिसमें फ्री में दर्शन किए जाएंगे। ये वरिष्ठ नागरिक और जो वंचित समूह है उनके लिए, शहरी अधिकारी के लिए, छात्र शिक्षक के लिए, या फिर निजी व्यवसाय के मालिक के लिए। भाई देखो, फ्री किसे देंगे? जो जाने लायक नहीं होगा, है ना, उसको ही तो देंगे। पहली बात तो एक बात हो, तीर्थ पर जाना किसको? वरिष्ठ नागरिक और वहीं जो वंचित समूह नहीं। तो पहली बात सरकारी अधिकारी, भाई उनके पास बहुत पैसा है, इनको ये खुद चले जाएंगे, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को योजना देने की नहीं जरूरत नहीं है। छात्र और शिक्षक, भाई देखो शिक्षक तो ऑलरेडी जाने के लिए हैं, लेकिन छात्रों के पास टाइम नहीं है, खत्म करो इन्हें भी खत्म करो। निजी व्यवसाय के लिए मालिक, भैया निजी व्यवसाय के मालिक क्या करेंगे जाके, है ना, उन्हें तो अपने बिजनेस से टाइम नहीं है।
अब बचे कौन, वरिष्ठ नागरिक और वंचित समूह। तो आप कहोगे आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि अगर बात करें कि 60 साल से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें निःशुल्क यहाँ पे यात्रा प्रदान करी जाएगी 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को। ठीक है, चलिए तो आप कहोगे कि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, जिसमें आप कहोगे भारतीय निर्धारित तीर्थ स्थलों का जो है खर्चा भी राज्य सरकार वहन करेगी और ये योजना जो है जीवन में एक बार यात्रा के लिए जरूर है। ठीक है, चलिए भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये जो शारीरिक मानसिक दिव्यांग के लिए भी है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, विधवाओं के लिए, है नी, परित्यक्त महिलाओं के लिए, ये सब। चलिए तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज का सेशन थोड़ा सा मैंने स्पीड के साथ रखा है, बाकी आप मुझे बताएंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएंगे किस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा है इस सेशन में जो ऐड किया जाए। ठीक है, और साथ साथ में चलिए आप अपने कमेंट भी करेंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें आपको ठीक लगी कितनी। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, PDF के लिए मैंने बता दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।